जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए जो तैयारी है वो भी शानदार चल रही होगी। तो आज आप लोगों के बीच पुनः आया हूँ स्टेनोग्राफर ग्रुप सी और डी के लिए ये चौथा मॉडल पेपर लेकर आया हूँ आपके बीच। ठीक है, तो काफ़ी शानदार क्वेश्चंस होने वाले हैं दोस्त। सारे के सारे जो क्वेश्चंस जो हैं वो सब एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, है ना। तो हिंदी और जीके जीएस का पोर्शन आपके लिए हम यहाँ करा रहे हैं। तो आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। ठीक है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें और साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक भी कर दिया करें, है ना। और कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें कि आपको हमारे द्वारा लाए गए क्वेश्चंस कैसे लगते हैं। ठीक है, और हाँ, जो भी मेरे मित्र भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे चलेंगे क्वेश्चंस की ओर और लेते हैं हम अपना आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, कह रहे हैं कि महोपकाचार शब्द में कौन सी संधि है? महोपकाचार शब्द में कौन सी संधि है? तो बताइए आप लोग, कौन सी संधि होनी चाहिए यहाँ पर? कह रहे हैं कि दीर्घ संधि है, व्यंजन है, विसर्ग है या गुण है? तो करेक्ट आंसर जो होगा मेरे दोस्तों यहाँ पर कौन सा होगा? डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, गुण संधि होगी इसमें, है ना। चलिए दूसरा देखेंगे, अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्य का भेद बताइए। अर्थ के आधार पर आपको इस वाक्य का भेद बताना है। चलिए वाक्य हमारा, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। कह रहे हैं कि कौन सा भेद होगा इसमें? निषेधवाचक? बिल्कुल भी नहीं। आज्ञावाचक? जी नहीं। विस्मयादि बोधक? ये भी नहीं होगा सर। तो क्या होगा सर? डी होगा, विधानवाचक, है ना। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों क्या होगा? विधानवाचक होगा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए भैया आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहे हैं कि दुरासा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दुरासा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो दुरासा का कौन सा है? आपको फटाक से मारिए भाई, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है यार ये। बताइए कौन सा होगा? बी होगा, दु प्लस आशा, विसर्ग संधि। संधि कौन सी होगी यहाँ पर? विसर्ग संधि होगी। चलिए, निम्न में से कौन सा शब्द सांप का पर्यायवाची है? सांप का पर्यायवाची बताइए कौन सा होगा? कह रहे कि कुंजर, तुरंग, वितुंड और उरग। ठीक है, तो उरग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। सांप के और भी होते हैं आपके, विषधर होता है ना, एक भुजंग भी होता है, विषधर होता है, भुजंग होता है, नाग होता है, तमाम सारे इसके पर्यायवाची हैं। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहे हैं कि निम्नलिखित लोकोक्ति का अर्थ बताइए। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। चमड़ी तो चली जाए लेकिन क्या है? दमड़ी ना जाए। तो इसका अर्थ होता है, क्या होता है कि किसी भी हालत में सत्य ना बताना, ये नहीं है। मेहनत करके पैसा कमाना, ये भी गलत है। इसका अर्थ होता है आपका बहुत कंजूस होना या अत्यधिक कंजूस होना, है ना भाई। चमड़ी तो चली जाए लेकिन दमड़ी ना जानी चाहिए, है ना, पैसा ना चले जाए कहीं। फिर है कि इनमें से एक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण, वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, वह धीरे से बोलता है, वह काला कुत्ता है, रमेश तेज धावक है, सत्यवाणी सुंदर होती है। ठीक, तो यहाँ पर बोलना जो है आपकी क्रिया हो गई और धीरे से बोलता है। कैसे बोलता है? धीरे से, तो ये उसकी विशेषता हो गई। तो क्रिया विशेषण हो गई आपकी ऑप्शन नंबर ए वाले में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से वाक्य के प्रकार को चिन्हित करना है। आपको वाक्य का प्रकार बताना है कि ये कैसा वाक्य है, कौन सा प्रकार का वाक्य है। अगले महीने तक परीक्षा फल आने की संभावना है। कह रहे हैं कि अगले महीने तक परीक्षा फल आने की संभावना है ना। तो संभावना यहाँ पर जताई जा रही है, यानी संदेह जताया गया है। यहाँ पूरी क्या है, यहाँ पर संभावना जता रहे हैं ये लोग, मतलब यहाँ पर क्लियर कट नहीं बताया गया है ना, संदेह हो रहा है। राइट आंसर है आने की संभावना में, है। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कह रहे हैं कि अकर्मक का विलोम क्या होता है? 8वें क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि अकर्मक का विलोम
क्या होता है? तो अकर्मक का दोस्त विलोम होता है, पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, शकर्मक है ना, क्रियाएं भी होती हैं आपकी, अकर्मक क्रिया, शकर्मक क्रिया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न के शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन करना है। शब्द है आपका अब्ज और अब्द है ना, अब्ज और अब्द का सही अर्थ क्या होगा? तो अब्ज का जो अर्थ होता है दोस्त वो होता है कमल, और अब्द का अर्थ होता है आपका बादल। तो सी जो विकल्प दिया है वो बिल्कुल एक्यूरेट करेक्ट हो जाएगा है ना, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो गया। 10वां क्वेश्चन है कि स्वर्ग शब्द से बना विशेषण कौन सा है? स्वर्ग शब्द से बना विशेषण कौन सा है? तो भैया पढ़ा होगा आपने है ना, फलाने फलाने स्वर्गीय हो गए हैं, तो बी हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देखिए, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? शुद्ध बतानी है हमें, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो यहाँ पर जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा आपका वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है, बुद्धिजीवी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? यहाँ पर भी आपको शुद्ध बताना है। तो सौभाग्यशाली कैसा लिखा जाएगा? हम सब लोग जानते हैं, पढ़ते आ रहे हैं भाई, सौभाग्यशाली, विकल्प बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रयोग गलत है? यहाँ पर बताना है कि आपके कौन से वाक्य में प्रयोग गलत हुआ है। कह रहे कृपया शीघ्र उत्तर देने का कष्ट करें, सही है। कृपया शीघ्र उत्तर दें, यहाँ पर भी सही है। कृपा करके शीघ्र उत्तर दें, यहाँ पर भी सही प्रयोग है। कृपया शीघ्र उत्तर देने की कृपा करें। ठीक है, तो कृपया यहाँ पर हो गया और कृपा हो गया, तो ये दोनों शब्द एक साथ प्रयोग नहीं होते हैं है ना। तो डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पवित्र का सही संधि विच्छेद है। पवित्र का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो पवित्र में आपकी होगी अयादि संधि और संधि विच्छेद होगा आपका कौन सा? प प्लस इत्र। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि उपसर्ग का प्रयोग होता है, कहाँ होता है? तो प्रत्यय शब्द के पीछे और उपसर्ग आगे, यानी शब्द के आरंभ में जो शब्दांश लगते हैं उनको उपसर्ग कहा जाता है। यहाँ पर हमारा विकल्प ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। कह रहे हैं कि शुद्ध वाक्य नहीं है, शुद्ध वाक्य में से आपका कौन सा नहीं है? इनके वेतन से केवल दाल रोटी हो जाती है, हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दी है, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक हो गया है, और डी दिया है हमें भोग विलास पर धन नष्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका शुद्ध वाक्य नहीं है यानी अशुद्ध वाक्य है वो है इनके वेतन से केवल दाल रोटी हो जाती है। दाल रोटी क्या हो जाती है? दाल रोटी हो जाती है, दाल रोटी चलती है, ऐसा होना चाहिए। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए 17वां क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य यहाँ पर आपको बताना है। मन मयूर चाहता है मरकट की तरह उछलते रहें, ये वाक्य आपका शुद्ध नहीं है। कृपया उत्तर देने की कृपा करें, फिर वही वाली बात हो गई, कृपया और कृपा एक साथ हो गया तो गलत हो गया। यह ऐसी पहेली है जिसे सुलझा सकना संभव नहीं है। सुलझा सकना नहीं, सुलझा पाना संभव नहीं है। यहाँ पर भी गलती हो गई है। आपका यह मंत्र ग्राह्य है। डी हमारा जो है बिल्कुल दोस्तों करेक्ट आंसर होगा, सही वाक्य है। तो यहाँ पर कौन सा लग गया? डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पय का अर्थ क्या होता है? पय जो शब्द है कह रहे कि इसका अर्थ क्या होता है? चमक होता है, छंद शास्त्र होता है, उत्पन्न होगा या दूध होगा। ठीक है ना। तो पय, गोरस, ये सब किसके पर्याय हैं? आपके दूध के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। कौन से वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है? कह रहे मुझसे बैठा नहीं जाता है, और राम से खाया नहीं जाता, मुझसे यह बोझ उठाया ना जाएगा, धूप में चला नहीं जाता। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी दिया है दोस्तों, मुझसे यह बोझा उठाया ना जाएगा, ये आपका जो है किसका हो गया? कर्तवाच्य का होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट अंदाज में आपको करा रहे हैं, तुरंत आपको 50 क्वेश्चन कवर करा दे रहे हैं। ठीक है। कार्यालयी पत्र में अधोलेख में निम्नलिखित में क्या नहीं हो सकता है? तो अधोलेख में, कार्यालयी पत्र में जो अधोलेख होता है उसमें आपका प्रेषित का परिणाम नहीं होता है ना। क्या नहीं होता है? परिणाम नहीं होगा। डी विकल्प हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कृतवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। किसमें नहीं हुआ है? कह रहे महेश स्कूल से आ रहा है, इसमें तो हुआ है। अखबार पढ़े जाते हैं, अखबार पढ़े जाते हैं, इसमें आपका कर्मवाच्य है। कौन सा वाच्य है दोस्तों? कर्मवाच्य है। तो बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अखबार पढ़े जाते हैं, है ना, इसमें आपका कर्तवाच्य प्रयोग नहीं हुआ है। 22 देखिए, व्यंजन संबंधी अशुद्ध बरतनी हैं आपकी, व्यंजन संबंधी कह रहे हैं कि श्राप, खींचना, गण्यमान्य और सोडा। तो यहाँ पर जो आपका व्यंजन संबंधी अशुद्धि है वो किस में है, श्राप में है ना, क्योंकि श्राप जो है इसको शुद्ध रूप इसका माना जाता है शाप बोला जाता है, ठीक है, साप इसे बोला जाता है। राइट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। 23 है कि ग्रंथ और ग्रंथि शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा। ग्रंथ और ग्रंथि शब्द युग्म का सही अर्थ कह रहे हैं कि क्या होगा, तो ग्रंथ का अर्थ होता है आपका क्या, ग्रंथ का अर्थ होता है पुस्तक होता है, और ग्रंथि का अर्थ होता है क्या, गांठ। तो यहाँ पर हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 24 देखिए, अक्ष शब्द का अर्थ नहीं होता है, अक्ष है ना, तो अक्ष का अर्थ आपका नहीं होगा कौन सा, अक्ष मतलब किसी चीज़ मतलब धुरी बनाकर उसके चारों ओर घूमने वाली चीज़ को क्या कहा जाएगा, अक्ष कहा जाएगा, ठीक है। तो इसमें चक्र हो जाएगा, धुरी हो जाएगा, पासा हो जाएगा, ब्रह्म इसमें आपका अक्ष शब्द का अर्थ नहीं होगा। तो डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। 25वां क्वेश्चन जो कि हमारा हिंदी का अंतिम क्वेश्चन होने वाला है ना, कह रहे हैं कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। थोड़ा ये अधूरा क्वेश्चन था, किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है, ठीक है, ये होना चाहिए, इसको मैंने इसमें जोड़ दिया है परा उपसर्ग, ठीक है। तो परा उपसर्ग आपका पराजय में है, पराक्रम में है, पराभाव में है, पराधीन में है आपका पर प्लस अधीन, इसको आप कहेंगे पराधीन, ठीक है। तो इसमें बी वाले में आपका कौन सा पर उपसर्ग हो गया, पर उपसर्ग हो गया, तो बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये हमारे यहाँ पर क्वेश्चन हो गए जी के जीएस के, ठीक है। तो काफ़ी शानदार क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्त, बने रहिए मेरे साथ थोड़े और 10-15 मिनट, है ना। चलिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 ईस्वी में हुआ, तो उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन रहा, तो उस समय था आपका कौन था, अकबर था, है ना। 1556 से लेकर 1605 तक इसका शासनकाल रहा है, तो इसी के बीच में आपके ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं घटी थी। बंगाल का विभाजन हुआ था, पुरातत्व विभाग की स्थापना, द्वितीय दिल्ली दरबार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इसमें या गठन इसके समय नहीं हुआ था, ये हुई थी आपकी 1885 में। उस समय डफरिन था, कौन था, डफरिन यहाँ पर वायसराय था। तो डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 देखेंगे, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित करती है। कौन सी ग्रंथि करती है, तो वो करती है आपकी कौन सी, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे 54, कह रहे हैं कि पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है, रेड ब्लड सेल जिसको आरबीसीज कहा जाता है, कह रहे हैं कि कहाँ नष्ट हो जाती हैं। तो आरबीसी जो नष्ट होती हैं साथियों, ये होती हैं आपकी प्लीहा, या जिसको स्प्लीन कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, क्या कहते हैं, स्प्लीन में। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 55, उपोष्ण उच्च दाब के कटिबंधों को और क्या पुकारते हैं। उपोष्ण उच्च दाब के कटिबंधों को कह रहे हैं कि और क्या पुकारते हैं, तो इसको पुकारा जाता है क्या, हॉर्स लैटिट्यूड्स। क्या पुकारते हैं साथियों, हॉर्स लैटिट्यूड। डी जो हमारा जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा। 56 देखिए, अयोध्या अभिलेख किसने प्रचारित करवाया था। अयोध्या अभिलेख किसने प्रचारित करवाया था, तो अयोध्या का जो अभिलेख है वो प्रचारित करवाया गया था किसके द्वारा, धनदेव के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, धनदेव के द्वारा कराया गया था। राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलिए 57 देखते हैं, कह रहे हैं कि रोहेलखंड का संस्थापक कौन था। रोहेलखंड का संस्थापक था आपका अली मोहम्मद खां। अली मोहम्मद खां ने रोहेलखंड की जो है वो स्थापना करी थी, ठीक। कब की थी, तो ये की थी आपकी 1721 में, है ना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए,
भारत में निर्मित प्रथम फीचर फिल्म, ठीक है, प्रथम फीचर फिल्म साथ में जोड़ दिया बोलती, है ना, बोलती यानी बोलने वाली जो प्रथम फीचर फिल्म थी वो कौन सी थी? तो बोलने वाली जो थी वो थी आपकी कौन सी? आलम आरा। कब बनी थी ये? 1931 में। और केवल प्रथम फीचर फिल्म बोली जाए तो राजा हरिश्चंद्र 1913, ठीक है, लास्ट में डिजिट का ही फर्क है। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट 61, सिस्टर निवेदिता को क्या कहा जाता है? सिस्टर निवेदिता को क्या कहा जाता है? एनी बेसेंट? नहीं। मार्गरेट नोबेल? तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर मेरे दोस्तों राइट आंसर हो गया। 62, भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है क्योंकि, क्यों है भाई? कह रहे कि शहरी क्षेत्र का विशाल ग्रामीण क्षेत्र के साथ सह अस्तित्व है? नहीं भाई। एकाधिकार तत्वों का प्रतिस्पर्धा तत्वों के साथ सह अस्तित्व है? ये भी नहीं है। निजी क्षेत्र का सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के साथ सह अस्तित्व है? ये हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन क्या है? तो कृत्रिम जो आपकी बारिश कराई जाती है ना, आर्टिफिशियल रेन के लिए, तो हम लोग इसमें मेघ बीजन के लिए जो रसायन प्रयुक्त होता है उसका नाम है सिल्वर आयोडाइड, AgI। क्या है इसका नाम? AgI। डी हमारा जो साथी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देते हैं। 64वां क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि बिजली का फ्यूज एक मिश्र धातु है, तो बिजली का जो फ्यूज़ बनाया जाता है कह रहे किस किस को मिलाकर बनाया जाएगा? टिन और लेड को, जिंक और लेड को, कॉपर और आयरन को, या कार्बन और टिन को? तो बिजली का जो फ्यूज़ बनेगा मेरे साथियों वो बनता है आपका टिन और लेड। टिन या सीसा और लेड भी आपको लिखा हुआ मिल जाता है, ठीक है। तो सीसा का अर्थ होता है लेड, है ना, सीसा और टिन। चलिए तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सीसा और लेड हो या टिन और लेड हो या टिन और सीसा हो, एक ही बात होती है। आगे बढ़ेंगे 65 क्वेश्चन, कह रहे कि सिरके या जो विनेगार होता है इसका मुख्य अंग क्या होता है? सिरके यानी विनेगार का जो मुख्य अंग होता है फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड या ऑक्जेलिक एसिड। तो जो आपका सिरका होता है या विनेगर होता है उसका मुख्य अंग एसिटिक एसिड होता है। विकल्प बी हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 66, प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए आवश्यक है? क्या आवश्यक है प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए? तो इसके लिए आवश्यक है आपका जल योजन द्वारा अन्य हाइड्रेट बनाना। विकल्प बी जो है मेरे मित्रों वो बिल्कुल करेक्ट है। 67, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो ये क्वेश्चन आपका थोड़ा यहाँ पर गड़बड़ हो गया है, मैं इसको करेक्ट करना चाहूँगा, ठीक है। भूरी क्रांति जो है मेरे साथियों वो आपकी किससे संबंधित है? ऑप्शन में आपका यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिया गया है, तो ये कॉफ़ी से संबंधित है। भूरी क्रांति जो है वो कॉफ़ी से संबंधित है। उर्वरक से संबंधित आपकी है ग्रे क्रांति, तिलहन से है आपकी पीली क्रांति, और मछली उद्योग से जो है आपकी वो है नीली क्रांति, ठीक है, मछली उद्योग से। तो इसमें आप इसको करेक्ट कर लीजिए, याद रखिए भूरी क्रांति कॉफ़ी वगैरह, ठीक है, कोको करके है एक और भी प्रोडक्ट होता है उससे संबंधित है ना। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जोड़ता है यानी NH फर्स्ट, ठीक है। तो ये जोड़ता है आपका किस किस को जोड़ा है? कह रहे मुंबई से कोलकाता, दिल्ली से कोलकाता, मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से अमृतसर जोड़ता है। और एक्चुअल इसकी अमृतसर से और आगे तक जाता है आपका पाकिस्तान के पास जो अटारी बॉर्डर है ना, वहाँ तक ये कवर करता है, दिल्ली से अटारी बॉर्डर तक। राइट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। चलिए 69, कह रहे हैं कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है, कितना होता है? 6 वर्ष के लिए या राष्ट्रपति की संतुष्टि तक? नहीं भाई, कह रहे 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। बिल्कुल सही है ना, या तो 6 वर्ष हो या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो गया। मान लीजिए कोई 63 की एज में बना तो वो 65 वर्ष की आयु प्राप्त करेगा तो रिटायर्ड हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि उसको आप 69 तक ले जाएंगे, बोलेंगे 6 साल होता है कार्यकाल, है ना। तो 6 वर्ष या 65 ईयर्स की आयु जो भी हो। नेक्स्ट, भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है? ठीक है,
तो दैनिक प्रशासन जो संचालित होता है ना, वो ये राष्ट्रपति के द्वारा एक प्रशासक नियुक्त किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त प्रशासक के द्वारा होता है ना। तो राइट आंसर यहाँ पर आप ए लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो गुरु गोविंद खालसा पंथ की जो स्थापना है वो आपकी आनंदपुर साहिब में की गई थी। आनंदपुर साहिब में कब की गई थी दोस्तों? 1699 में। बी हमारा जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत का चालक होता है? सबसे अच्छा विद्युत का चालक होता है, क्या होता है? सिल्वर, है ना, चांदी जैसे कहा जाएगा। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। डबल फॉल्ट प्रयुक्त होता है, तो ये खेल से संबंधित आपकी शब्दावली है ना। तो डबल फॉल्ट जो होगा आपका प्रयोग शब्द, ये होता है टेनिस में। किस में होगा दोस्तों? टेनिस में होता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए भैया 74 देखते हैं। कह रहे हैं कि राइडर कप संबंधित है। राइडर कप, तो राइडर कप जो संबंधित है मेरे दोस्तों काय से है? बताइए, आप लोग भी बता दे चलें साथ साथ। ये गोल्फ से है। राइट आंसर क्या होगा? सी, ये गोल्फ से संबंधित है। अंतिम क्वेश्चन देख लीजिए भैया। कह रहे हैं कि वाइचिंग भूटिया संबंधित है। किस चीज़ से संबंधित है मेरे दोस्तों? हॉकी से है, टेनिस से है, पोलो से है? नहीं है भाई, पोलो फुटबॉल से है। करेक्ट ऑप्शन सी। ठीक, तो देखिए भैया 25 मिनट के अंदर ही निपटा दिए ना आपको 50 क्वेश्चन, है ना। तो कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताएं। कल फिर मिलेंगे एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।